छात्रों नमस्ते। मैं शिर्के संगीता महात्मा गांधी विद्यालय उरुली कांचन पुणे में कार्यरत हूँ। हम कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ विधाओं का धीरे धीरे एक एक का अध्ययन करेंगे। आज एक ऐसे साहित्यिक विधा से परिचित होने वाले हैं जो बहुत ही संक्षिप्त है। आज तक हमने प्राचीन और आधुनिक साहित्यिक और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया। आज तक हमने दोहा, पदावली, भक्ति रचना, गजल, नई कविता, पद, कव्वाली जैसे विविध साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया। जिस प्रकार समय बदलता गया, साहित्यिक विधाओं में भी परिवर्तन आ गया। 300 साल पहले जापान में एक नई साहित्यिक विधा का जन्म हुआ जो बहुत ही संक्षिप्त है। उसका नाम है हाइकू। हाइकू को काव्य विधा के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की जापानी साहित्यिक मात्सुओ बाशो ने। मात्सुओ बाशो का जन्म 1644 में हुआ और उनका कार्यकाल रहा 1654 तक। बाशो के हाथों संवरकर हाइकू 17वीं शताब्दी में जीवन के दर्शन से अनुप्राणित होकर जापानी कविता की युग धारा के रूप में प्रस्फुटित हुई। आज हाइकू जापानी साहित्य की सीमाओं को लांघकर विश्व साहित्य की निधि बन चुका है। आज सभी भागों में इस विधा का प्रसार हुआ है। कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ्य पुस्तक में आई जापान की यह लोकप्रिय साहित्य काव्य विधा हाइकू का सभी ने स्वागत किया है। हाइकू एक ऐसी विधा है जो 5, 7 और 5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। सबसे छोटी 17 अक्षरों वाली विश्व की सबसे छोटी कविता है। प्रथम पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। भावों को अधिक महत्व देकर किसी एक बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने की कला यह है। कवि ने अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने की सफल कोशिश की है। मन इस कविता के शीर्षक में ही हाइकूकार विकास परिहार जी ने जीवन के कई जीवन मूल्य, आदर्श, प्रकृति वैभव, जीवनानुभव, यथार्थता को व्यक्त करने की कोशिश की है, जो हमें अपने जीवनानुभव के साथ जोड़ने के लिए एवं सोचने के लिए बाध्य करते हैं। प्रकृति एवं सामाजिक घटकों के माध्यम से प्रकृति वर्णन के साथ व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित करने वाली यह कृति है। इस मन के कवि है विकास परिहार जी। विकास परिहार जी का जन्म 4 अगस्त 1983 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के राधोगोड़ कस्बे में हुआ। सन 2000 से सन 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता की समरभूमि में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साथ ही साथ साहित्य में विशेष रुचि है और नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता विषय में उन्होंने स्नातक किया है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। गागर में सागर भरने की काम हाइकू में होता है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। प्रस्तुत हाइकू में कवि परिहार जी कहते हैं, हमारे जीवन में अंधकार कभी कभी छा जाता है। जब भी अंधेरा छा जाता है तब हमें अपने अंदर का दीप जलाना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। काबिलियत को खड़ा करने के लिए हमें ही प्रयास करना चाहिए। ऐसे करने से अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश मिल जाएगा। अंधकार नष्ट हो जाएगा।
कवि यह बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह शाम ढलते ही निशा अंधेरे से घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे वक्त कभी कभी एकाध दीप या जुगनू चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है, अपना अस्तित्व दिखाने का वह प्रयास करता है। तब वह अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में अनगिनत अंधकार यानी विपत्तियां, मुसीबतें आती है, परंतु जो मनुष्य प्राणी मात्र जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा, वही श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। बस उसमें निडरता, हौसला हो और सभी प्रकार के मुसीबतों का सामना करने का प्रयास करने की प्रबल इच्छा हो। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। संस्कृत के कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस सुवचन के अनुसार ही परिहार जी ने जीवन का सही सार बताने की कोशिश की है। हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करते रहना चाहिए। फल कभी न कभी तो मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठेंगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल जाएगा। किसी ने सही कहा है, काम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। तीसरे हाइकू में कवि ने अपने जीवन को लेकर गंभीर बात बताई है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। अब यह नैया कौन सी है? तो जीवन की नैया है। अपना जीवन एक नैया है और समुंदर एक जगत है, और इस जगत में हम जी रहे हैं। अब समुंदर में तूफान उठता है, उसमें नाव चल रही है, तूफान की वजह से वह डावाडोल हो रही है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी विपत्ति, समस्याएं तूफान की तरह आ जाती है, डावाडोल जीवन हो जाता है। मगर हम इसी परिस्थिति में किसी के सहारे की अपेक्षा करें तो अपेक्षा भंग हो जाता है, तो हमारी नैया डावाडोल हो जाती है, कोई अपना नहीं होता है। अतः अपनी मंजिल हमें ही तय करनी है, अपना लक्ष्य हमें ही पूरा करना है। हमें अपने जीवन नैया को आगे लेना है, बीच में नहीं पीछे हटना है, और नहीं पीछे हटना है। इस जीवन में कोई किसी का नहीं, अपना जीवन खुद संवारना है। हाइकूकार ने यही बात बताते हुए कहा है कि जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार यानी जीवन रूपी धारा, इसमें बहुत संकट आ जाएंगे, मुसीबतें आ जाएंगी, लेकिन हमें ही उनका सामना करके जीवन नैया को पार करना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस हाइकू में वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह फागुन रंग बिरंगे फूल लेकर आया हुआ है। ये प्रकृति परक हाइकू है। इस हाइकू में प्रकृति के बदलाव का वर्णन करते हुए फागुन माह के दिन कुदरत में बिखरे रंगों की ओर निर्देशित करते हुए फागुन माह का विशेष महत्व फूलों को लेकर प्रतिपादित किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि वसंतोत्सव हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उस समय प्रकृति में एक अलग प्रकार का उल्लास, पेड़ पौधों के एक प्रकार की बहार छा जाती है। उसे देखकर मन आनंदित हो जाता है। कवि इसलिए उस फागुन के बारे में कहते हैं, देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। वसंत के नए नए रंग लेकर आने वाला यह फागुन
मन में उल्लास और उमंग का समय लाता है, उसी प्रकार हमें चिंताएं, परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। जीवन में आनंद ही आनंद लेना है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रस्तुत हाइकू में जीवन में संघर्ष एवं समस्याओं का महत्व प्रतिपादित किया है। जैसे गुलाब का फूल कांटों में रहकर खिलाता है तो अधिक सुंदर तो लगता है, साथ ही अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में आई बाधाओं यानी कांटों को सहजता से स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। इसी तरह गुलाब के फूल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गुलाब का फूल बहुत सारे कांटे होने पर भी अपने आप को खिलने से नहीं रोकता है, उसी प्रकार हमें भी यानी मनुष्य को अपने जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितनी लोगों की प्रताड़ना क्यों न मिले, फिर भी हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। कितने कांटे हमारे जीवन में क्यों न हो, हमें जीवन को अच्छा ही बनाना है। हम जीवन में खिलेंगे और अच्छा बनाएंगे और लोगों के सामने एक मिसाल खड़ी करेंगे। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और उसका चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो उसके चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा, अन्य अतृप्ति की भावनाएं यानी कुंठा उसके चेहरे पर एवं आंखों में उतरती है। वह दुखी होता है तो उसकी आंखें बता देती है और मन के द्वार से उसका दुख, दर्द, पीड़ा बाहर निकल आती है आंसुओं के माध्यम से। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करें कि जो मनुष्य बयान नहीं कर पाते हैं, जो उन्हें प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करें। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दुखी है, उनका चेहरा पहचानो, उनके चेहरे पर का दुख बताने का, दूर करने का प्रयास करो। यही बात इस हाइकू के माध्यम से बताई गई है। आज तक के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए